सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर बिग ब्रेकिंग के साथ बता दीजिए। इंडिया गठबंधन एनडीए से बहुत आगे है और यही उत्तर प्रदेश 33 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, आंकड़ा देख लीजिए आप, और 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इसलिए बहुत बड़ा संदेश दे रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी कमाल करती दिखाई दे रही है। रायबरेली में तो 1 लाख वोटों से आगे हो ही रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अखिलेश यादव पूरा पूर्वांचल का सुपड़ा साफ होता नजर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बता दूं आपको, 1,16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी को बहुत बड़ी बढ़त है, ये बहुत बड़ी बढ़त है राहुल गांधी। अब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सोनिया गांधी चार्टर्ड प्लेन से आई थी, प्रियंका गांधी बहन आई थी, जीजा रावत वाड्रा आए थे, और वो पिक्चर, वो विजुअल हम लोगों के दिमाग में छप गया था कि कहां था। आपको याद होगा सोनिया गांधी ने कहा था, सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं। बहुत भावुक अपील थी और उस भावुक अपील का असर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को सर माथे पर बैठा लिया है रायबरेली ने और 1,16,000 वोटों की बहुत बड़ी बढ़त दे दी है। अगली ब्रेकिंग क्या है? अगली ब्रेकिंग आपको बता देता हूं, बेगूसराय। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है उसके कई फायर ब्रांड नेता पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज नेता पीछे चल रही हैं। और गिरिराज सिंह के बारे में बता दूं, गिरिराज सिंह जब भी बयान देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन शायद अब जनता को यह पसंद नहीं है। और अगली ब्रेकिंग बता देता हूं आपको अगली ब्रेकिंग इसलिए बेगूसराय से सीधे कन्हैया कुमार के पास ले जा रहा हूं क्योंकि पिछली बार गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार ही चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया था, लेकिन मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी जब जेल से आए थे तो उन्होंने भी खूब प्रचार किया था। चलिए, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, पहले सुनाइए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। दूसरी, जो देश में अहंकार था, अद्भुत अकल्पनीय अहंकार, वो चकनाचूर हुआ। और थर्ड, देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे, उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूं रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन और होगा। मध्य प्रदेश में नकुलनाथ पीछे चल रहे थे। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें ऐसी है जो 5,000 के 7,000 की हार जीत पे चल रही है। हमारा पहले से भी अनुमान था इसी तरह का। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था, वो सीटें लगभग 10 सीटें 10,000, 15,000, 8,000 के आसपास आगे पीछे चल रही है। अंत आने दो, परिणाम अच्छा है। तो चलिए, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अहंकार को करारा जवाब मिला है और इस तरह से उनका बयान आया है। अब तक जो आंकड़ा आया है, एक बार हेलीकॉप्टर भेज दीजिए भाई स्टूडियो में, और स्टूडियो में भेज दीजिए ताकि मैं आंकड़ा बता दूं। देख लीजिए, 289 यानी 289 सीटों का आंकड़ा पहुंचा है और 231 है इंडिया गठबंधन का और अन्य का आंकड़ा है 23। तो कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है ये नंबर, और 289, 231, 289 सीट है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। 12 बजे तक हम ये सोच रहे थे कि बहुत स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन स्थिति साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। स्थिति साफ का मकसद मेरा ये कहने का है कि जो 300 पार, 350 पार, 400 की बात हो रही थी, वैसा कुछ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। कल मैं शाम को बात कर रहा था छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव साहब से, और सैटेलाइट से जुड़ गए हैं अरुण साव साहब से
बातचीत करूंगा मैं, लेकिन बड़ी खबर क्या है, एक बार छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दे देते हैं आपको। ब्रेक कीजिए। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है इस वक्त की कि कोरबा से ज्योत्सना महंत 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ज्योत्सना महंत कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी हैं और मौजूदा सांसद हैं, वो आगे चल रही हैं। और राजनांदगांव से संतोष पांडे पीछे चल रहे हैं। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। और दूसरा, बस्तर से कवासी लखमा एक बार फिर पीछे हो गए हैं। एक बार फिर से माफ कीजिएगा, बस्तर से बीजेपी के महेश कश्यप आगे चल रहे हैं। तो 2 सीट में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, 2 सीट कमोबेश सभी एग्जिट पोल दे रहे थे 1-2। तो इसी तरह से आंकड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव साहब का बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और कल भी मैं बात कर रहा था अरुण साव साहब आपसे, एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन आज जो नतीजे आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के करीब तो बिल्कुल भी नहीं है। अरुण साव साहब, जो अब तक रुझान आए हैं उसमें पहली प्रतिक्रिया आपकी। ज्ञानंद जी, ये तो जैसे आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा और गिनती आगे बढ़ेगी। हम 11 की 11 सीट जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार जनता का रुख हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, जिस प्रकार से मोदी की गारंटी पूरी हुई है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां तक राष्ट्रीय आंकड़ों की बात है तो ये तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। अभी लगभग आधी गिनती हुई है, आधी से अधिक गिनती बची है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े और बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानंद जी, हमको इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि 10 साल लगातार सरकार चलाने के बाद तीसरी बार फिर से सत्ता में आना, फिर से सरकार में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिन काम है। चलिए, आपसे बात करते करते जो आपने कहा ना, उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब, आपने जो बात कही, आपको माफी चाहते हुए मैं रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, मुझे रोकना ही पड़ेगा। आपके पास फिर तुरंत आ रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ेंगे और घटेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से भूपेश बघेल 19,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। और ये जो आंकड़ा लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके आधार पर हम लोग भी 12 बजे तक कंफ्यूजन में ही है। मेरे संपादक ब्रजेश राजपूत जी कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर कब साफ होगी ब्रजेश जी, ये भी बता दीजिए। और फिर अरुण साव साहब के पास जाते हैं। पिक्चर कब तक ये धुंधली रहेगी? ज्ञानंद, मुझे लगता है कि 2 घंटे में और कुछ जो डाइल्यूट है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सतह पर आंकड़े ठहर जाएंगे, कुछ ठहरते अभी दिखने लगे, मगर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उससे 2 चीज़ एकदम साफ हो गई हैं। 2 चीज़ एकदम साफ हो गई है कि बीजेपी अटक गई है, एनडीए अटक गया है। और अटकने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश और राहुल ने रोका है। छत्तीसगढ़ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव साहब जुड़े हैं। ब्रजेश जी, अगर आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप सीधे डिप्टी सीएम साहब से पूछ सकते हैं। ब्रजेश जी। अरुण साव जी से मैं यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने चमकदार प्रदर्शन किया है, 29 में से 29 सीटें लेके आए हैं, तो ऐसी ही उम्मीद छत्तीसगढ़ से भी थी कि 11 में से 11 सीटें लेके आते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी अटक गई है। कम से कम 2-3 सीटों पर बीजेपी आगे चली है। अरुण साहब, क्या कारण लग रहा है कि क्लीन स्वीप का जो दावा था धरा रह गया? ब्रिजेश जी, अभी देखिएगा कि आप छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। 11 की 11 सीट हम जीतने वाले हैं। अभी आप स्वयं ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं कि भूपेश बघेल 19,000 वोटों से पीछे हैं। थोड़ा मोड़ा वोट नहीं है 19,000, और इसलिए थोड़े ही देर में आप देखिएगा कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने वाली है। अभी आप आंकड़े जो बता रहे हैं 10-1 का बता रहे हैं, और ये थोड़ी देर में ये आंकड़ा बदलेगा। 11-0 होने वाला है। 11 की 11 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जैसे कांग्रेस का सुफड़ा साफ मध्य प्रदेश में हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सुफड़ा साफ होना निश्चित है। डिप्टी सीएम साहब, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जिनको देखकर हम सब बड़े हुए हैं, पत्रकारिता सीखे अभिलाष खांडेकर साहब भी स्टूडियो में हैं। उनका भी एक आपसे सवाल है छत्तीसगढ़ को लेकर। अभिलाष जी, आप अपना सवाल डिप्टी सीएम साहब से पूछ सकते हैं। नहीं अरुण जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। छत्तीसगढ़ का तो है ही, लेकिन आपने अभी ये कहा कि 10 साल बाद के परफॉर्मेंस के बाद तो सरकार का वापस आना निश्चित था, लेकिन आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, पूरा देश ही इस पर बात कर रहा था कि 400 पार का जो नारा था वो बहुत नीचे जाके अटक गया है। तो इसके आपके हिसाब से क्या कारण बनते हैं? और दूसरा मतलब, आप लोग उड़ीसा में गए थे, वहाँ पर आपने चमकदार प्रदर्शन किया ऐसा दिख रहा है, तो उड़ीसा में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? छत्तीसगढ़ का जो दल गया था वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए। तो पहला प्रश्न 400 के ऊपर वाला है। खांडेकर साहब, ऐसा है कि अभी आधी वोटों की गिनती हुई है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होने वाला है, पर यह तो सुनिश्चित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जहां तक का आपने उड़ीसा का प्रश्न किया, उड़ीसा में स्पष्ट रूप से यह वातावरण दिख रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अच्छी सीटें जीतने वाली है। और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का भी बड़ा असर उड़ीसा में देखने को मिला। चाहे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम साहब, अभी वे कुछ देर पहले जब उड़ीसा में आपके प्रदर्शन की खबर को बिग ब्रेकिंग के आधार पर ले रहा था और दर्शकों को बता रहा था, तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद किस तरह से आप हो, मुख्यमंत्री जी हो या फिर आपका पूरा मंत्रिमंडल हो, आप लोगों ने उड़ीसा की कमान संभाली और उड़ीसा में जिस तरह से रात दिन मेहनत की, क्योंकि आप गेस्ट इन न्यूज रूम में जब आए थे तो आप पूरा बोरिया बिस्तर बांधकर उड़ीसा ही जा रहे थे। तो उड़ीसा के विधानसभा चुनाव पर आप जल्दी से एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूंगा। अरुण साहु साहब। निश्चित रूप से उड़ीसा हमारा पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ और छत्तीसगढ़ अब खुशहाली और तरक्की की और आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से माताओं और बहनों के तरक्की के लिए काम हुआ, सशक्तिकरण के लिए काम हम कर रहे हैं, जैसे किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अंत छत्तीसगढ़ में हुआ है, उड़ीसा के लोगों में भी यही भाव था कि एक भ्रष्टाचारी सरकार, जहां नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिस प्रकार से गुंडागर्दी बीजेडी के लोगों ने वहां नीचे स्तर पर मचा रखी थी, विकास अवरुद्ध हुआ था, तो उड़ीसा के लोग भी परिवर्तन चाह रहे थे और इसलिए वहां स्पष्ट रूप से उड़ीसा के लोगों का रुझान दिख रहा था परिवर्तन का। और तब मैंने लगातार ये दावा किया था कि उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है, नवीन पटनायक की सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, ये स्पष्ट रूप से मैंने कहा था। वहाँ के लोगों में मन बना लिया था। देखिए जिस प्रकार से लोकसभा की सीटों का परिणाम उड़ीसा का दिख रहा है, आपने इस बीच जब नतीजे आ रहे हैं, इस बीच आपने अपना कीमती वक्त निकाला डिप्टी सीएम साहब, और तमाम सवाल जो हमारा पूरा वरिष्ठों का पैनल है उनके सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब, और मेरी शुभकामनाएं आपको कि जो आप कह रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों को शुभकामनाएं देते हैं, जो आप कह रहे हैं आपकी इच्छा भी पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर क्या है? अमित शाह 5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमित शाह, जब आपको याद होगा किस तरह से दिखाई दिए थे आपको, अगली भी बड़ी खबर है बिग ब्रेकिंग के साथ। ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी रायबरेली से 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त बना रखे हैं, और वायनाड जो दूसरी सीट है उनकी, वहां 2 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलिए मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये जो लाखों का आंकड़ा है वो सीट, और वो वीवीआईपी सीट मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त है। तो ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा था। और अब
डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ से, और अब आप इंदौर से सुनेंगे मेरे साथ सुमित्रा महाजन जी को। सुमित्रा महाजन जी, विस्तार न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार। अब तक जो रुझान आए हैं सुमित्रा जी, और जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए थे, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी, मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उन आंकड़ों से पीछे दिखाई दे रही है। सुमित्रा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। एक बात तो मैं पहले ये कहूंगी कि मध्य प्रदेश के संगठन पे मुझे आज गर्व हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो मजबूत संगठन है, और उसमें ये भी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि, ये दोनों मिल करके ये सब कमाल दिखाया है मध्य प्रदेश ने। बाकी जगह पे ज़रूर हमारी जो उम्मीद से हम थोड़े कहीं ना कहीं, मगर मैं अभी देर नहीं कह सकती क्योंकि अभी सभी नतीजे आना है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि तीसरी बार, लगातार तीसरी बार इतने अच्छे वोटों से और इतने अच्छे सीट से सरकार बनाना, वो भी हिंदुस्तान की, जहाँ हिंदुस्तान में आप देखोगे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वातावरण है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समस्या है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की लीडरशिप है। ये सब होते हुए इतने अच्छे रिजल्ट लाना, ये भी बहुत अच्छी बात मैं मानती हूँ। निश्चित तौर पर आप जो बात कह रही हैं, और उसी से खैर मध्य प्रदेश में आपने संगठन को धन्यवाद दिया और संगठन को सराहा। निश्चित तौर पर जो काम करने का तरीका था और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट, ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के खाते में जाएगी, तो संगठन ने काम तो किया होगा। लेकिन यहां मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। सबसे पहले मैं अभिलाष खांडेकर जी से आग्रह करूंगा कि वो सुमित्रा ताई जी से अगर कोई सवाल हो उनके, तो अभिलाष खांडेकर जी आप सीधे पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकता हूँ। ताई जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों आपका एक वीडियो पूरे देश में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपने चिंता व्यक्त की थी कि इंदौर शहर के बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कर ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और हम नोटा को वोट देंगे। और अब दिख रहा है कि 1.25 लाख से ज़्यादा वोट इंदौर में नोटा का बटन दबाकर लोग वोट देने का प्रयास किया है, और उसका बड़ा आंकड़ा पूरे देश में पहली बार दिख रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक बात सुनो अभिलाष जी, मैंने विकल्प की बात नहीं कही थी। उस समय जो घटना हुई थी, वो घटना से नाराजी लोगों ने प्रकट की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैंने भी कहा था, मगर इसका मतलब मैं नोटा में नहीं गई। नोटा की जहाँ तक बात है, एक बात आप समझ लो, मैं 8 बार मैंने भी चुनाव लड़ा, जीता है, लेकिन मैंने हर बार ये बात देखी, कम से कम 2 लाख तो कांग्रेस के फिक्स वोट होते हैं। हर पार्टी का ये होता ही है। हमारा दीपक के समय हमारे भी है, जनसंघ के कुछ फिक्स वोट कम थे उस समय, मगर थे। वैसे कांग्रेस के भी परंपरागत वोटर है, और वो मेरे होते हुए भी कभी कभी कांग्रेस के परिवार के कुछ लोग मुझे वोट देते थे, मगर परिवार में ऐसे भी लोग थे, ताई आप अच्छी हो, लेकिन हमारा वोट तो कांग्रेस को। तो ये परंपरागत वोटर है। अब इस बार क्या स्थिति हो गई कि देखो, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कोई वोट देने जाता है उसको तो कांग्रेस को ही वोट देना है, मगर चुनाव चिन्ह नहीं है, और इसलिए वो उनकी उंगली कमल की तरफ नहीं बढ़ सकती, नहीं है। ठीक है। आप जो कह रही हैं सुमित्रा जी, जो आप कह रही हैं, आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया और ब्रीफ किया कि आपके कहने का मकसद क्या था। लेकिन मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी जुड़े हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। ब्रजेश जी, आप सीधे सुमित्रा ताई से अपना सवाल कर सकते हैं।
ताई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंदौर हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाता है, चाहे साफ सफाई स्वच्छता में हो, तो मगर ये जो रिकॉर्ड बन गया है नोटा का कि देश में पहली बार नोटा 1 लाख वोट से ऊपर निकला है, 1 लाख मत मिले हैं, तो इसको आप इंदौर के लिए अच्छी बात मानती हैं, या थोड़े एक आम इंदौरी हो के आप थोड़ी दुखी होंगी इस बात से कि ऐसी छवि तो नहीं बनना चाहिए थी? नहीं, बात यह है, देखो बात साफ है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि साफ सुथरी राजनीति करो, और इसलिए आज भी कहूँगी कि ये नोटा हो या लोगों को अच्छी नहीं लगे, ऐसी यूं ही टिकलिश बात कभी कर दे मत ज़्यादा। सरल सीधी बात करो। मैं तो राजनीति में वही करती आई हूँ, और इसलिए ऐसी स्थिति क्यों लाना। कांग्रेस भी लड़े भाई, लड़ाई में सामने योद्धा तो होना चाहिए, तो लड़ाई में मजा आता है। अभी तो ये दिख रहा है भाई हम तो जीतेंगे ही सही पहले दिन से, तो भी हमने मेहनत तो करी कि वोट अच्छे आना चाहिए, और इसलिए ऐसी स्थिति कभी नहीं आना चाहिए। प्रजातंत्र में सामने वाला पक्ष भी निरंतर रहे। महराज दुबे जी हैं, महराज दुबे जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ। ऐसे मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित्रा जी, तो एक सवाल महराज दुबे जी भी आपसे पूछना चाहते हैं। महराज जी सवाल कर सकते हैं। सुमित्रा जी, मेरा आज का ये सबसे पसंदीदा सवाल है, और क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, आपसे समझना चाहेंगे क्या आपको लग रहा है कि यूपी में कुछ गड़बड़ हुई है? और ये जैसे ज्ञानेंद्र सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ब्रेक हो गया है कुछ? क्या खेमे आ गए हैं? क्या बीजेपी और सरकार इतनी बड़ी और इतनी पुरानी हो गई कि अब खेमे दिखाई देने लग गए, जिसका असर उत्तर प्रदेश में और खासकर अमेठी सीट पे दिखाई दे रहा है? एक बात हमेशा आप समझिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति वास्तव में बहुत एक अलग तरीके से चलती है। अब मैं उसको जातिवाद कहूँ या क्या कहूँ, या उस कई जातियों के नेता वहाँ भक्कम है, मजबूत है, मराठीमध्ये आम्ही भक्कम मजबूत है, और वो कभी कमज़ोर होते दिखते हैं फिर भी उभर करके आते। तो वहाँ की एक राजनीति मैं अभी इतनी पूरी नहीं समझ पाई हूँ, मगर इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में हर वर्ग में हमारा दमदार नेतृत्व खड़ा कैसे हो,